तो आपका टॉपिक है तैल रंग। तैल रंग के बारे में देखा जाता है कि तैल रंग का माध्यम क्या होता है, तैल रंग की कार्य करने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले बात किया जाता है कि तैल रंग का माध्यम क्या होता है। जब भी कलाकार किसी कलाकृति के निर्माण करता है तैल रंग द्वारा, तो तैल रंग का माध्यम तेल होता है। तेल के द्वारा ही वो कलर को हल्का करता है या गाढ़ा करता है। तो इसका माध्यम तेल हो जाएगा। बात किया जाए कि तैल रंग की खोज कब हुई थी, तो तैल रंग की खोज 15वीं शताब्दी में हुई थी। 15वीं शताब्दी में जॉन वान आइक, हर्बर्ट वान आइक ने तैल रंगों की खोज किए थे। विश्व स्तर पर पूछा जाए कि तैल रंग की खोज किसने किया था, तो जॉन वान आइक या हर्बर्ट वान आइक ने तैल रंगों की खोज किए थे। किस शताब्दी में किए थे, तो 15वीं शताब्दी में किए थे। और भारत स्तर पे देखा जाए तो भारत में सबसे पहले तैल रंग का प्रयोग राजा रवि वर्मा किए थे। राजा रवि वर्मा जो तैल रंग का प्रयोग किए थे, ये थियोडोर जॉनसन से सीखे थे तैल चित्रण की कला। तैल रंग से जब भी हम किसी चित्र की रचना करते हैं तो हमें विभिन्न धरातलों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैनवास, आयल सीट, एब्री सीट, कास्ट फलक, मैसोनाइट और हार्डबोर्ड या भित्ति चित्र की आवश्यकता होती है। तो भित्ति चित्र पर भी तैल रंग से कार्य किया जाता है। हार्डबोर्ड पर भी आप कार्य कर सकते हैं, कैनवास पर भी तैल चित्रण कर सकते हैं, तैल रंग के द्वारा चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो बात किया जाए कि अगर हमें कैनवास पर जो है तैल चित्रण करना है, तैल रंग बनाना है, से चित्रों को बनाना है, तो सबसे पहले कैनवास को क्या करते हैं, एक स्टैंड को ईजल कहा जाता है, उसी ईजल पर स्टैंड को सेट कर लेते, कैनवास को सेट कर लेते हैं। कैनवास को सेट करने के बाद सबसे पहले इसको जो है इसका साइजिंग एवं प्राइमिंग किया जाता है। तो कैनवास आपका जो होता है एक मोटे एवं खुरदरे कपड़े द्वारा बना होता है। तो उस कैनवास को स्टैंड पर, ईजल पर जो है साइजिंग एवं प्राइमिंग करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साइजिंग एवं प्राइमिंग क्या होता है। तो साइजिंग एवं प्राइमिंग की बात की जाए तो साइजिंग का मतलब जो प्रविधि होती है, उसमें जो है साइजिंग करने के लिए आपको सरेस एवं गोंद की आवश्यकता होती है। सरेस एक पायस है जो रंगों को बांधता है। तो सरेस की आवश्यकता होगी, अगर सरेस नहीं रहेगा तो आपको गोंद की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे। पानी गर्म करके उसमें सरेस को घोल देंगे। सरेस को घोलने के बाद उसे पतला कर लेंगे। पतला करके उसी को जो है आप चौड़े ब्रश से कैनवास पर लगाएंगे। कैनवास पे लगाने के बाद उसके जो कैनवास होता है, कैनवास का खुरदरापन और उसका जो है जो रेशा होता है कैनवास का, वो बैठ जाता है, आपस में चिपक जाता है। तो धरातल कैसा हो जाता है, थोड़ा सा समतल हो जाता है। साइजिंग करने के बाद जस्ट आप जो है प्राइमिंग करेंगे। अब प्राइमिंग करने की प्रविधि क्या होती है, कैनवास पर जो प्राइमिंग किया जाता है तो साइजिंग के ऊपर ही प्राइमिंग किया जाता है। तो प्राइमिंग करने के लिए हमें जिंक ऑक्साइड की आवश्यकता होगी, खड़िया चूर्ण की भी आवश्यकता होगी, लेड ऑक्साइड की भी आवश्यकता होगी। तो चाहे आप जिंक ऑक्साइड ले लीजिए या लेड ऑक्साइड ले लीजिए, या जो है आप क्या बोलते हैं कि खड़िया का चूर्ण ले लीजिए। किसी माप को कोई भी माध्यम लेके, कोई इस पदार्थ को लेके आप अलसी के तेल में उसको घोल लीजिए। अलसी या तारपीन के तेल में अच्छा सा घोल तैयार कर लीजिए। घोल तैयार करने के बाद उस जो साइजिंग किया गया है उसी के ऊपर जो कार्य किया जाता है उसी को प्राइमिंग कहते हैं। इस घोल द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके ऊपर, उसी को ही प्राइमिंग कहते हैं। अब जो है आधुनिक युग में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सफेद रंगों का यूज करते हैं प्राइमिंग करने के लिए। तो सफेद रंगों का यूज कैसे करते हैं, तो वो सफेद रंगों को घोल लेते हैं, ये घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार करने के बाद उसके ऊपर कैनवास के ऊपर लगा देते हैं, पूरा कैनवास को के ऊपर लगा देते हैं। और लगाने की जो विधि है उसमें वो आला प्राइमर विधि है। एक ही यानी उस रंग को लेकर, सफेद रंग को लेकर, एक ही रंग को लेकर पूरा कैनवास भर में लगा देते हैं। तो जब कैनवास में लगा देते हैं तो कैनवास एकदम मजबूत हो जाता है। जो उसमें रेसे होते हैं वो एकदम बैठ जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, चिकने हो जाते हैं, सतह समतल दिखाई
देता है। और उसके बाद आधुनिक जब भी कलाकार को मान लीजिए सफेद रंग नहीं है तो और उन्होंने बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किए, जैसे कि उन्होंने पेंट का इस्तेमाल किया। पेंट कौन कौन से हैं? एक प्लास्टिक इमाल्सन पेंट होता है और उसके बाद ट्यूब इमाल्सन पेंट होता है। इन पेंटों को इन्होंने क्या किए, इन पेंट के द्वारा कैनवास को पेंट को पतला करके कैनवास के ऊपर क्या किए, प्राइमिंग किए, जैसे कि सफेद रंगों द्वारा किए। तो आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक इमलासन का प्रयोग किस रंग में किया जाता है, तो प्लास्टिक इमलासन का प्रयोग जो है तैल रंग में किया जाता है। फिर पूछा जाए कि प्लास्टिक इमलासन का प्रयोग जो तैल रंग में किया जाता है वो किस किस माध्यम के रूप में किया जाता है, तो प्राइमिंग के रूप में किया जाता है। तो अब ये तो प्राइमिंग हो गया। प्राइमिंग के बाद जो है अब क्या करते हैं, उसके ऊपर कलाकार जब चित्रण कार्य करना रहता है तो वो उस पे चित्रण कार्य शुरू करते हैं। चारकोल या किसी माध्यम से रेखाओं को बनाकर चित्र बनाते हैं। लेकिन जब भी कलाकार चारकोल के द्वारा रेखाएं खींचता है उस पर, तो चारकोल जो है कलर को थोड़ा सा धीमा कर देता है, मध्यम कर देता है। इसीलिए कलाकार जो है किसी अन्य साधनों के माध्यम से ही रेखाओं द्वारा चित्रों को बनाता है। चित्र बनाने के बाद उस पर जो है चित्रण कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाएगा साइजिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो तैल रंग में किया जाता है। पूछा जाए कि प्राइमिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो तैल रंग में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि साइजिंग क्या होता है, तो आप लोग जान ही गए कि साइजिंग ये होता है कि उसमें सबसे पहले सरेसिया गोद में गर्म पानी को मिलाएंगे, गर्म पानी मिला के उसको पतला करेंगे, पतला करने के बाद कैनवास पर लगाएंगे, वही प्रविधि क्या है, साइजिंग है। फिर आपसे पूछा जाए कि प्राइमिंग का प्रयोग किसमें करते हैं, तो तैल रंग में ही हम जो है प्राइमिंग का प्रयोग करते हैं, तैल रंग चित्रण में। तो पूछा जाए प्राइमिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, तो प्राइमिंग का प्रयोग आप जो है साइजिंग करने के बाद करते हैं और उसमें जो है जिंक ऑक्साइड या किसी भी माध्यम, चाहे सफेद रंग के द्वारा या पेंट के द्वारा, उस पर जो है चित्र आला प्राइमर विधि से हम कलर को लगाते हैं, वही जो है आपका प्राइमिंग है। तो प्राइमिंग करने, अब जो देखिए ये तो मान लीजिए कैनवास पर चित्रण की विधि थी। अब उसके बाद बात किए जाए हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड पर भी तैल रंग के द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है। तो जिस हार्डबोर्ड या मैसोनाइट पे चित्रण कार्य किया जाता है, मैसोनाइट एक बोर्ड होता है, यह इस पर जैसे चित्रण कार्य किया जाता है, इसका भी धरातल दो तरह का होता है। हार्डबोर्ड या मैसोनाइट का भी धरातल दो तरह का होता है। एक तो धरातल ऐसा होता है कि एक धरातल ऐसा दोनों तरफ चिकना होता है और दूसरा धरातल जो होता है वो जो है एक तरफ चिकना और दूसरी तरफ दानेदार या खुरदरा होता है। अब जो दूसरा धरातल होता है दानेदार या खुरदरा, इस पर जो है तैल रंगों के द्वारा चित्रण कार्य करना बहुत अच्छा होता है इस पे, क्योंकि यह खुरदरा होता है, इस पे अच्छा से साइजिंग किया जा सकता है एवं प्राइमिंग भी किया जा सकता है। इसीलिए इसको जो खुरदरा धरातल है, खुरदरा बोर्ड है, उसको तैल चित्रण के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। अब तैल चित्रण की बात ही हो रही, तो अब उसके बाद जैसे भित्ति चित्रण करना रहे तो भित्ति चित्रण की कई प्रविधियां हैं। भित्ति चित्र में तैल रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब जो जिस तैल रंग का प्रयोग किया जाता है, तैल रंग को पतला करने के लिए कलाकार लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल का प्रयोग करता है। अगर उसे मान लीजिए लिंसीड ऑयल उसके पास नहीं है तो वो आवश्यकता अनुसार पेट्रोल का भी प्रयोग करता है तेल को पतला करने, रंग को पतला करने के लिए। रंग को पतला करने के लिए आपसे पूछा जाए किसका प्रयोग करता है कलाकार, तो लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल का प्रयोग करता है। जो आपका अलसी का तेल है इसी को लिंसीड ऑयल कहा जाता है। अब उस लिंसीड ऑयल को रखने के लिए कलाकार एक पात्र का प्रयोग करता है। वह जिस पात्र का प्रयोग करता है वह पात्र जो है उसे ही डिपर बोला जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि डिपर किसे कहते हैं,
तो डिपर एक ऑयल रखने का पात्र या बर्तन है, या कह सकते हैं डिब्बा है, छोटी सी डिबिया है। और उसके बाद अब जो है कलाकार जब भी कार्य करना स्टार्ट करेगा, तैल रंग के द्वारा चित्रण कार्य करना स्टार्ट करेगा, वह जो है डार्क से लाइट की तरफ बढ़ेगा, अंधकार से प्रकाश की तरफ चित्रण कार्य करेगा। मान लीजिए सबसे पहले उसने क्या किया, कलर डार्क लगाया। डार्क लगाने के बाद वह जो है विभिन्न टोन के माध्यम से वो प्रकाश कलर लगाकर उस डार्क कलर में वो सफेद कलर मिलाता है, जैसे उसको जो है टोन की प्राप्ति होती है। तो वो विभिन्न टोन के माध्यम से जो है प्रकाश की तरफ बढ़ता है। तो आज से अगर पूछा जाए तैल चित्रण में जो कार्य करता है कलाकार, ये तैल चित्रण के कार्य करने की विधि क्या है, तो डार्क टू लाइट है। वैसे ही आपको जस्ट इसी का उल्टा जो है जल रंग में कार्य किया जाता है, जल रंग में लाइट टू डार्क कार्य किया जाता है। अब ये जो तैल रंग होता है, इसमें अगर ब्रश की बात किया जाए तो इसमें सबसे अधिक जो है चपटे ब्रश का प्रयोग किया जाता है। चपटा ब्रश कैसा होता है, हार्ड ब्रश का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सेवल हेयर ब्रश का यूज आवश्यकता अनुसार किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक चपटे ब्रश का प्रयोग तैल रंग में किया जाता है। तो तैल रंग जो होता है, इसमें तारपीन के भी तेल का यूज करते हैं। तारपीन का तेल जो होता है उसे जो है प्राप्त कर चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, उसके रस से ही प्राप्त किया जाता है, उसे ही टारपेंटाइन कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों के? तो तैल रंग की बात किया जा रहा था, तो तैल रंग की खोज अगर पूछा जाए, खोज किसने किया था, खोज पूछा जाए तो जॉन वान आइक एवं हर्बर्ट वान आइक ने किया था। खोज कब किए थे? ये दोनों भाई थे, जॉन वान आइक एवं हर्बर्ट वान आइक। इन्होंने तैल रंग की खोज किए थे। जो तैल रंग की खोज किए थे 15वीं शताब्दी में खोज किए थे। पूछा जाए कि जॉन वान आइक एवं हर्बर्ट वान आइक ने जो तैल रंग की खोज किए थे किस शताब्दी में किए थे, तो 15वीं शताब्दी में किए थे। तैल रंग में जो कार्य करने का माध्यम होता है, तैल रंग का माध्यम तैल ही होता है। क्योंकि तेल के द्वारा कलाकार क्या करता है, रंग को हल्का करता है। रंग को हल्का करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, तैल का इस्तेमाल करता है। जिस तैल का इस्तेमाल करता है वो लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल करता है तैल को हल्का करने के लिए। लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल का प्रयोग लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल का प्रयोग कलर को हल्का करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस धरातल का यूज किया जाता है तैल रंग से चित्रण में, तो किस धरातल का यूज किया जाएगा, कैनवास का यूज किया जाता है, ऑयल सीड का यूज किया जाता है,
भित्ति का प्रयोग होता है, भित्तियों पर भी तैल रंग के द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है। काष्ठ फलक पर भी किया जाता है। मैसोनाइट बोर्ड एवं हार्ड बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर से आप लोग देखिए, अगर तैल रंग की खोज पूछा जाए किसने किया था, तो जॉन वान आइक एवं हर्बर्ट वान आइक ने किया था। फिर पूछा जाए कि तैल रंग की खोज जॉन वान आइक एवं हर्बर्ट वान आइक ने कब किया था, तो इन्होंने 15वीं शताब्दी में किए थे तैल रंग की खोज। फिर आज से पूछा जाए कि जो तैल रंग का माध्यम क्या है, तो तैल रंग का माध्यम है तेल ही है। तैल रंग का माध्यम तेल है। तो फिर आपसे पूछा जाए लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कलर को हल्का करने के लिए, रंग को पतला करने के लिए किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि तैल रंग चित्रण में हम किस धरातल का यूज करते हैं, तो तैल रंग चित्रण में हम किस धरातल का यूज करते हैं, कैनवास पर भी चित्रण कार्य किया जाता है तैल रंग द्वारा, ऑयल सीट पर भी किया जाता है, भित्तियों पर भी किया जाता है और काष्ठ फलक पर भी किया जाता है, मैसोनाइट बोर्ड पर भी किया जाता है और हार्ड बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है तैल रंग के चित्रण में। फिर आपसे पूछा जाए कि तैल रंग का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो तैल रंग का प्रयोग जॉन वान आइक ने किया था। जॉन वान आइक प्रयोग पूछा जाए तो जॉन वान आइक ने किया था। इन्होंने एक प्रसिद्ध पेंटिंग का निर्माण किए थे, मेमने की आराधना। इन्होंने तैल रंग से पेंटिंग का निर्माण किए थे। वह पेंटिंग कौन सी है, मेमने की आराधना। नहीं दिख रहा है? अच्छा, चलिए इतना मिटा देते हैं। इतना हो गया है। ठीक। तो तैल रंग के प्रयोग की बात हो रही थी। तैल रंग का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो तैल रंग का प्रयोग जो है जॉन वान आइक ने किया था। इन्होंने जॉन वान आइक ने अपनी तैल रंग में एक पेंटिंग बनाए थे, जिसका नाम था मेमने की आराधना। अगर आज से पूछा जाए मेमने की तैल रंग में बनी पहली पेंटिंग कौन सी है, तो मेमने की आराधना है। फिर आपसे पूछा जाए तैल रंग का जो कार्य किया जाता है, कार्य करने की विधि क्या होती है, इसमें जो कार्य किया जाता है छाया से प्रकाश की तरफ कार्य किया जाता है।
कह सकते हैं लाइट टू डार्क। लाइट टू डार्क कार्य किया जाता है। तैल रंग में जो तैल रखने के लिए तैल रखने के लिए हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, यहाँ पे लाइट टू डार्क लिखा गया क्या? अच्छा, छाया से प्रकाश, डार्क टू लाइट लाइट रहेगा, डार्क टू लाइट। ऊपर लिखी हूँ छाया से प्रकाश। तो तैल रंग में डार्क टू लाइट कार्य किया जाता है। तैल रंग में जो रंग रखने के आयल रखने के लिए जिस पात्र का यूज किया जाता है, उस पात्र को ही पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो पात्र कैसा होता है, उस पात्र को क्या कहते हैं? उस पात्र को डीपर कहते हैं। जिस पात्र का यूज हम तैल रखने के लिए करते हैं तो उस पात्र को डीपर कहा जाता है। मान लीजिए पूछा जाए कि डीपर किसे कहा जाता है, तो डीपर जो है तैल रखने का एक पात्र है। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे ईजल क्या होता है, तैल रंग में ईजल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ईजल एक स्टैंड होता है जिस पर कलाकार कैनवास को रख कर चित्रण कार्य करता है। तो ईजल क्या होता है? एक स्टैंड होता है कैनवास को रखने के लिए। फिर पूछा जाए कि तैल रंग में सबसे अधिक किस ब्रश का प्रयोग किया जाता है? सबसे अधिक फ्लैट ब्रश का यूज किया जाता है। फ्लैट ब्रश या आप चपटा ब्रश कह सकते हैं। तो चपटा ब्रश का अधिक इस्तेमाल होता है। जिस चपटे ब्रश का अधिक इस्तेमाल होता है, ब्रश हार्ड होना चाहिए। तैल रंग में ब्रश कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। अगर ब्रश नरम रहेगा तो उसमें जब तैल रंग के द्वारा कैनवास पर कार्य किया जाता है, तो अगर नरम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रश टूट जाएगा, ब्रश टूट के खराब हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो है हार्ड ब्रश ब्रश की आवश्यकता होती है तैल रंग के चित्रण में। अब उसके बाद बात करते हैं कि भारत में तैल रंग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारत में तैल रंग की प्रयोग तैल रंग का प्रयोग सबसे पहले राजा रवि वर्मा किए थे। सबसे पहले कौन किया था? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जो तैल शिक्षा लिए थे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि राजा रवि वर्मा तैल शिक्षा किससे लिए थे, तो इन्होंने जो तैल शिक्षा लिए थे थियोडोर जॉनसन से लिए थे। राजा रवि वर्मा तैल चित्रण की शिक्षा थियोडोर जॉनसन से लिए थे।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में तैल रंग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो राजा रवि वर्मा। फिर पूछा जाए राजा रवि वर्मा जो है तैल की शिक्षा के किससे लिए थे, तो थियोडोर जॉनसन से तैल की शिक्षा लिए थे। अब यहाँ पे बात किया जाए, मान लीजिए कैनवास की बात, धरातल कैनवास की बात किया गया था कि कैनवास पर भी तैल रंगों द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है। तो कैनवास का जो चित्रण कार्य किया जाता है कैनवास पर, तो किन किन विधियों द्वारा कैनवास पर तैल चित्र के द्वारा, तैल रंग के द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है। विधियों की बात किया जाए तो कैनवास को सबसे पहले ईजल में जो है, सबसे पहले ईजल पर इसे सेट कर लेते हैं। ईजल पर सेट करने के बाद देखिए कैनवास आपका किससे बना होता है, कपड़ा से बना होता है। कपड़ा से बनने के बाद इसका फ्रेमिंग किया जाता है कैनवास का। अब उसी कैनवास को ईजल पर जब रखते हैं, ईजल क्या है आपका, स्टैंड है। तो कलाकार जब चित्रण कार्य करता है तैल रंग के द्वारा, तो वो कैनवास को सबसे पहले ईजल पर सेट करता है। ईजल पर सेट करने के बाद फिर साइजिंग एवं प्राइमिंग किया जाता है। उसके बाद क्या करता है, साइजिंग एवं प्राइमिंग करता है। तो यहाँ पे साइजिंग एवं प्राइमिंग शब्द आया, तो आप समझिए कि साइजिंग होता क्या है। साइजिंग क्या है, जब भी कलाकार किसी कलाकृति का निर्माण करता है, जैसे कि मैं पहले भी बता दी, साइजिंग प्रविधि में, साइजिंग प्रविधि में कलाकार सरेस या गोंद को हल्का कर, सरेस या गोंद को गर्म पानी से हल्का करके, गर्म पानी में हल्का करके कैनवास पर लगाता है। कैनवास पर लगाता है तो कैनवास कैसा हो जाता है, इसको लगाने के बाद कैनवास आपका समतल हो जाएगा। रेसे जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, कैनवास के रेसे, कैनवास के रेसे चिपक जाते हैं। कैनवास में जो खुरदरापन होता है वो चिकनेपन में आ जाता है। और उसके बाद जब चिकनेपन में आ जाता है, और यहाँ पे जो है कैनवास के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र भर जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि साइजिंग क्या होता है, तो साइजिंग सरिस या गोंद को गर्म पानी में हल्का करके उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कैनवास पर लगाया जाता है ताकि कैनवास समतल हो जाए या कैनवास का जो छिद्र है वो भर जाए, कैनवास के रेसे आपस में चिपक जाए। यही क्या है, साइजिंग है। अब प्राइमिंग शब्द आया तो प्राइमिंग देखते हैं क्या है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए प्राइमिंग क्या होता है। प्राइमिंग की जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी, प्राइमिंग विधि में क्या क्या किया जाता है। तो प्राइमिंग जो किया जाता है वो साइजिंग के बाद ही किया जाता है। कैनवास पर पहले क्या किया जाता है, साइजिंग किया जाता है। साइजिंग के बाद जो है प्राइमिंग किया जाता है। साइजिंग के बाद क्या किया जाता है, प्राइमिंग किया जाता है। तो प्राइमिंग हम लोग कैसे करते हैं, कलाकार कैनवास पर
जब भी प्राइमिंग करता है तो उसने उसे किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे जिंक ऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेड ऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और उसके बाद उसे खड़िया के चूर्ण की भी आवश्यकता होती है। अब इन पदार्थों का यूज क्या करता है वो, इन पदार्थों को तैल में घोलता है। अलसी के तेल में घोलने के बाद इसको क्या करता है, इसी के ऊपर जो साइजिंग किया हुआ कैनवास है उसी के ऊपर उसको लगाता है। उसको लगाने के बाद जो है तब वह धरातल उस तैयार हो जाता है चित्रण कार्य करने के लिए। तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। साइजिंग के बाद प्राइमिंग किया जाता है कैनवास पर। कैनवास पर साइजिंग करने के बाद उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, खड़िया चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, खड़िया चूर्ण। चाहे जिंक ऑक्साइड आपके पास रहे या लेड ऑक्साइड आपके पास रहे या आपके पास खड़िया चूर्ण रहे, तो उसके बाद आपके पास चाहे टिटेनियम का चूर्ण रहे, टिटेनियम, नाम सुने हैं आप लोग टिटेनियम? आपके पास चाहे टिटेनियम हाइट रहे। अब इन पदार्थों के द्वारा इनमें से कोई एक पदार्थ, इसी पदार्थ के द्वारा जब भी तारपीन के तेल या अलसी के तेल में मिलाकर इसे घोलते हैं, अच्छा से घोलने के बाद फिर इसको जो है साइजिंग के ऊपर लगाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि ऊपर जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, खड़िया चूर्ण, टिटेनियम हाइड आदि को तारपीन तेल या अलसी के तेल में अलसी के तेल में घोलकर लगाया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। इसे ही प्राइमिंग कहते हैं। अब देखिए, जो इतना हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब देखिए, जो आधुनिक विद्वान प्राइमिंग का यूज कर रहे हैं, आधुनिक विद्वान जिस प्राइमिंग का यूज कर रहे हैं, आधुनिक कलाकार कह सकते हैं। आधुनिक कलाकार जिसका यूज कर रहे हैं प्राइमिंग करने के लिए, ये किसका यूज कर रहे हैं, सफेद कलर का यूज कर रहे हैं। आधुनिक कलाकार सफेद कलर या सफेद रंग भी आप कह सकते हैं, सफेद रंग, और पेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डीको इमलासन, सफेद रंग, और ड्यूको इमलासन यह पेंट है। ड्यूको इमलासन, ऑब्लिक प्लास्टिक इमलासन, प्लास्टिक इमलासन,
का प्रयोग प्राइमिंग में कर रहे हैं। तो पहले कैसे करते थे प्राइमिंग? पहले क्या करते थे, साइजिंग के बाद प्राइमिंग किया जाता था। तो कैनवास पर साइजिंग करने के बाद उसके ऊपर क्या करते थे, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड या खड़िया चूड़ या टाइटेनियम हाइड, कुछ भी इनमें से एक पदार्थ है, उस पदार्थ को अलसी का तेल या तारपीन के तेल में अच्छा सा घोल लेते थे। घोलने के बाद वो क्या करते थे, जो साइजिंग किए हैं उसी के ऊपर इसके द्वारा, घोल के द्वारा प्राइमिंग को लगाते थे। उसके ऊपर चौड़े ब्रश से लगाते थे। उसी चौड़े ब्रश से लगाने के जो लगाते थे, यही प्रविधि जो है आपकी प्राइमिंग कहलाती है। अब आधुनिक कलाकारों की बात किए जाए तो आधुनिक कलाकार क्या करते हैं, सफेद रंग की घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करने के बाद वो कैनवास पर उसी से चौड़े ब्रश से लगाते हैं, जैसे कि आला प्राइमर लगाए। आला प्राइमर विधि कार्य किया जाता है। आला प्राइमर जैसे कि आप लोग एक ही रंग उठाकर संपूर्ण चित्रों को पोड़ कर देना, तो आला प्राइमर कहलाता है। तो ये जो प्रविधि थी लगाने की, ये आला प्राइमर प्रविधि थी। तो आधुनिक विद्वान सफेद रंग का यूज करते थे। और बहुत सारे आधुनिक कलाकार जो है डीको इमलासन पेंट का यूज और प्लास्टिक इमलासन पेंट का यूज करते हैं प्राइमिंग करने के लिए। तो ड्यूको इमलासन जो है, इसका यूज कैसे करते थे, तो इसका भी यूज ऐसे ही करते थे। ड्यूको इमलासन का यूज क्या करते थे कि इन्होंने ड्यूको इमलासन को तेल में घोलते थे। घोलने के बाद उसे हल्का कर लेते हैं। हल्का करने के बाद साइजिंग किए हैं जिस कैनवास पर, तो उसके ऊपर चौड़े ब्रश से फिर उसके ऊपर कलर, इसको ड्यूको इमलासन कलर को लगाते थे, पेंट को लगाते थे। पेंट को लगाने की यही प्रविधि जो है आपकी क्या कहलाती है, प्राइमिंग कहलाती है। क्यों लगाते थे? क्योंकि ताकि जिस पर उन्हें चित्रण कार्य करना है वो धरातल एकदम चिकना हो जाए, समतल दिखाई दे और आपस में एक मजबूती प्रदान हो जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, इमलासन का, इस पर जो इमलासन का प्रयोग करते थे, प्राइमिंग का प्रयोग जिस कैनवास पर करते थे, वो कैनवास टिकाऊ हो जाता है। कैनवास जल्दी खराब नहीं होता है, तो पकड़ बना लेता है। जब सरेस या गोंद का इस्तेमाल सबसे पहले किसमें करते हैं, साइजिंग में करते हैं, तो वो भी पकड़ बना लिया, बंधक हो गया। अब इसका भी जब यूज करते हैं तो इसको भी कलर को बांधने के लिए इसका यूज करते हैं कैनवास, ताकि मजबूत हो जाए और जल्दी खराब ना हो। अब उसके बाद क्या करते हैं, साइजिंग एवं प्राइमिंग करने के बाद कलाकार इस पर तब चित्रण कार्य करना शुरू करता है। फिर अब जो, ये तो कैनवास की बात हुई। अब जो है हम लोग हार्डबोर्ड या मैसोनाइट बोर्ड की बात करते हैं। हार्डबोर्ड, ऑब्लिक मैसोनाइट बोर्ड। देखिए यह जो बोर्ड होता है यह भी दो तरह का होता है। हार्ड बोर्ड या मैसोनाइट बोर्ड दो तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है कि यह दोनों तरफ सपाट होता है, जो पहला होता है। एक होता है जो दोनों तरफ सपाट होता है, और एक होता है जो एक तरफ सपाट या चिकना होता है। और एक होता है कि जो एक तरफ सपाट एवं दूसरा तरफ खुरदरा होता है। तो तैल रंग के चित्रण में सबसे अधिक खुरदरे कागज को, तैल रंग में जो है सबसे अधिक खुरदरे कागज को उपयुक्त माना गया है। हार्ड बोर्ड या मैसोनाइट बोर्ड कैसा होता है? एक जो है हार्ड बोर्ड या मैसोनाइट बोर्ड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला कैसे होता है,
पहला जो है दोनों तरफ पहला जो है दोनों तरफ सपाट होता है। दोनों तरफ कैसा होता है? सपाट होता है। दोनों तरफ सपाट होता है। अब जो दूसरा बोर्ड होता है ये कैसा होता है? एक तरफ सपाट सपाट या चिकना, दूसरी तरफ खुरदरा होता है। दूसरी तरफ खुरदरा होता है। तो हार्ड बोर्ड आपका कैसा होता है? हार्ड बोर्ड आपका दो प्रकार का होता है, या मैसोनाइट बोर्ड भी कह सकते हैं। तो दो एक बोर्ड ऐसा होता है ये जो दोनों तरफ सपाट एवं चिकना होता है, कैसा होता है। और जो दूसरा बोर्ड आपका होता है वह एक तरफ सपाट या चिकना और दूसरी तरफ खुरदरा होता है। जो खुरदरा बोर्ड होता है इसे ही तैल रंग के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। खुरदरे बोर्ड को तैल चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। कैसा माना गया है? सबसे उपयुक्त माना गया। क्यों माना गया है ये भी तो आप लोग जानिए, क्यों माना गया है। इसलिए माना गया है कि जो खुरदरा बोर्ड होता है उसमें साइजिंग एवं प्राइमिंग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो उसमें जो प्राइमिंग किया जाता है, जो उसका खुरदरापन होता है उसमें जाके जब प्राइमिंग करते हैं तो वो बैठ जाता है, उसको जगह मिलती है बैठ जाने के लिए, जिससे जो है कलर खराब नहीं होता है और चित्र काफी दिन तक टिकाऊ होता है। इसीलिए खुरदरे बोर्ड को तैल रंग में चित्रण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। अब जो तैल रंग का चित्रण होता है, चित्र होता है तैल रंग से बना चित्र जो होता है, इसको सुरक्षित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जो तैल रंग से चित्र बनाया गया है उसको सुरक्षित करने के लिए हम वार्निश का यूज करते हैं। तो आज से पूछा जाए कि वार्निश का यूज किसमें किया जाता है, तो तैल रंग में किया जाता है। तैल रंग में वार्निश का यूज किया जाता है। वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है। तो वार्निश का जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? क्योंकि जब भी आप किसी कलाकृति में जब वार्निश लगा देते हैं तो वो कलाकृति में चमक आ जाती है और उसके बाद वह कलाकृति टिकाऊ भी हो जाती है। जब आप ऊपर से वार्निश लगा रहेगा, धूल मिट्टी अगर आपकी उस कलाकृति पे पड़ रही तो आप उसे आसानी से साफ कर सकते हैं। तो वार्निश का यूज इसीलिए किया जाता है कि ताकि जो है जो तैल रंग से चित्र बनाया गया है वह चित्र कैसा दिखने लगे, उसमें चमक आ जाए तैल रंग के चित्रों में, इसीलिए इसमें वार्निश का यूज किया जाता है। और आप नाम सुने होंगे, क्रेयान का भी नाम सुने होंगे। क्रेयान एक कलर होता है। अगर क्रेयान कलर की बात किया जाए तो क्रेयान कलर में डामर वार्निश का यूज किया जाता है चित्रों को सुरक्षित करने के लिए। रेयान कलर में डामर वार्निश का यूज किया जाता है चित्रों को सुरक्षित करने के लिए।
इतना समझ में आया आप लोगों के? समझ में आया? तो अब देखिए, जो तैल रंग से चित्रण कार्य किया जाता है वो दो दो विलय में किया जाता है चित्रण कार्य। अब विलय का मतलब समझिए क्या होता है। जो तैल रंग से चित्रण कार्य किया जाता है, चित्रण कार्य में 2 या 3 विलय का यूज किया जाता है। दो या तीन विलय का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विलय क्या चीज होता है। सॉरी, विलेप रहेगा, विलय नहीं रहेगा, विलेप। 2 या 3 विलेप का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे विलेप क्या होता है। विलेप का मतलब ये है कि जो आप लोग कलर को जब लगाते हैं, जब कलाकार कलर को लगाता है तो उसने क्या करता है, सबसे पहले एक विलेप तो आपका हो गया साइजिंग हो गया, दूसरा विलेप आपका हो गया प्राइमिंग हो गया, तीसरा विलेप आपका हो गया जो रंगों के द्वारा उस पर कार्य चित्रण कार्य करता है, उसी को कहते हैं विलेप। तो आपसे पूछा जाए कि तैल रंग में कितने विलेप का यूज किया जाता है, तो 2 या 3 विलेप का यूज किया जाता है तैल रंग में। अब तैल रंग में जो रंग को रखने के लिए प्लेट का यूज किया जाता है। जब कलाकार किसी चित्र का निर्माण करता है तो उस वक्त जो है वो प्लेट का इस्तेमाल करता है। तो रंग रखने के लिए लकड़ी के प्लेट का इस्तेमाल करता है। लकड़ी के प्लेट का इस्तेमाल करता है। लकड़ी के प्लेट का तो इस्तेमाल करता ही है, इस और उसके बाद स्पेचुला नाइफ का भी प्रयोग करता है। रंग को रखने के लिए लकड़ी के प्लेट का इस्तेमाल करता है और स्पेचुला नाइफ का भी प्रयोग करता है। स्पैचुला नाइफ का भी प्रयोग करता है। अब जो होता है तैल रंग, तैल रंग आप लोगों को पता ही चल गया होगा कैसा रंग होता है, अपारदर्शी रंग होता है। पूछा जाए कि तैल रंग कैसा रंग है तो अपारदर्शी रंग है। जैसे कि आप लोग कल से ही पढ़ रहे हैं पारदर्शी एवं अपारदर्शी रंग। तो फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पूछा जाए कि विश्व स्तर पर तैल रंग की खोज किसने किया था, तो जॉन वान आइक एवं हर्बर्ट वान आइक ने किया था। तो फिर पूछा जाए कि तैल रंग की खोज विश्व स्तर पर किस शताब्दी में हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। फिर पूछा जाए कि कैनवास पर किस रंग के द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है, तो तैल रंग के द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि तैल रंग को पतला करने के लिए किस किस ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो लिंसिड ऑयल या अलसी के तेल, कभी कभी आवश्यकता अनुसार पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है कलर को हल्का करने के लिए। तो पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम तैल रंग का प्रयोग किसने किया था, तो भारत में सर्वप्रथम तैल रंग का प्रयोग राजा रवि वर्मा किए थे। फिर आपसे पूछा जाए तारपीन के तेल को किस किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि तैलीय ब्रश को किस तेल में
क्लीन किया जाता है, यानी जो ब्रश होता है उस ब्रश को जो है किसी तार पिन के तेल में धुला जाता है, नहीं तो पानी के द्वारा ब्रश नहीं साफ होता है, वो तेल के ही द्वारा ब्रश को साफ किया जाता है। फिर पूछा जाए कि तैल रंग में कलाकार रंग लगाने के क्या सिद्धांत होते हैं, कैसे रंग लगाता है, तो डार्क टू लाइट लगाता है, छाया से प्रकाश की तरफ लगाता है। तो फिर आपसे पूछा जाए कि क्रेयॉन से बने चित्र में किस वार्निश का प्रयोग किया जाता है, तो डामर वार्निश का प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अलसी के तेल का प्रयोग हम किस रंग के चित्रण में करते हैं, तो तैल रंग के चित्रण में करते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि तैल राजा रवि वर्मा तैल चित्रण की शिक्षा किससे लिए थे, तो थियोडोर जॉनसन से लिए थे। फिर आपसे पूछा जाए कि राजा रवि वर्मा कहाँ के कलाकार थे, तो ये केरल के थे। इनकी जो शैली थी राजा रवि वर्मा की यूरोपियन शैली थी, क्योंकि वहां पे इन्होंने तैल चित्रण का कार्य सीखे थे, लेकिन इनका जो विषय था भारतीय था। तो ये भारतीय पौराणिक विषयों को जो है विषयों के ऊपर अधिक चित्रण कार्य किए हैं, लेकिन इनका जो कार्य करने का टेक्निक था ये यूरोपीय था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईजल का प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो तैल चित्रण में पूछा जाए करते हैं। अगर पूछा जाए कि ईजल होता क्या है, तो ईजल क्या होता है, एक स्टैंड होता है। और उसके बाद पूछा जाए कि यह जो तैल रंग है किसके अंतर्गत आता है, पारदर्शी रंग के अंतर्गत आता है कि अपारदर्शी रंग के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, अपारदर्शी रंगों के अंतर्गत आएगा, जिसे ही ओपेक कलर कहा जाता है। अब जो है हम लोग बात करते हैं एनकास्टिक क्या होता है। आपका तैल रंग समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक है एनकास्टिक। आप लोग हेडिंग डालेंगे एनकास्टिक। एनकास्टिक किसे कहते हैं, जो एनकास्टिक कार्य किया जाता है। एनकास्टिक का मतलब ये होता है कि जब भी हम रंग में जब हम मोम लगाकर कार्य करते हैं, तो उस प्रवृत्ति को ही एनकास्टिक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि एनकास्टिक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मोम का प्रयोग किया जाता है। तो मोम का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो तैल रंगों में मोम का प्रयोग हम लोग मोम को गर्म करके धरातल पर लगाते हैं और उसके बाद उस पर चित्रण कार्य करते हैं, इसी को एनकास्टिक कहा जाता है। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इस प्रविधि के द्वारा चित्रों में चमक आ जाती है। जो आपकी एनकास्टिक प्रविधि है, इस प्रविधि के द्वारा चित्रों में चमक आ जाती है। और उसके बाद इसमें जो कार्य किया जाता है, तैल रंगों के साथ मोम मिलाकर तैल रंगों के साथ मोम मिलाकर गर्म करके धरातल या सतह पर चित्रण कार्य करते हैं। तो कैसे चित्रण कार्य करते हैं एनकास्टिक में, तो तैल रंगों के साथ मोम मिलाकर गर्म करके धरातल पर चित्रण कार्य करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, एनकास्टिक कहा जाता है। एनकास्टिक प्रविधि के द्वारा चित्रण कार्य करने से चित्रों में चमक आ जाती है। अब बात की जाए कि इम्पेस्टो क्या होता है। इम्पेस्टो नाम आप लोग सुने भी होंगे। इम्पेस्टो
इम्पास्टो एक अपारदर्शी रंग है। इम्पास्टो जो है कैसा रंग है? अपारदर्शी रंग है। इम्पास्टो का सर्वप्रथम प्रयोग इम्पास्टो का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कलाकार जॉन ब्रेट बाय थे। जॉन ब्रेट बाय थे। तो भारत में भी बहुत सारे लोग जो है इम्पैक्टो में कार्य किए हैं, जैसे कि आप लोग एम.एफ. हुसैन का नाम सुने हैं। वो भी इम्पैक्टो प्रविधि का प्रयोग किए थे चित्रण कार्य करने के लिए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? इम्पैक्टो क्या कैसा रंग है? अपारदर्शी रंग है। इम्पैक्टो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन ब्रेट बाय ने किया था। भारतीय कलाकारों में पूछा जाए कि इम्पैक्टो का प्रयोग किसने किया था, तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने इम्पैक्टो प्रविधि से चित्रण कार्य किया था, जैसे कि एम.एफ. हुसैन के नाम उसमें गिने जाते हैं कि एम.एफ. हुसैन भी अपने चित्रों में इम्पैक्टो प्रविधि को अपनाए थे। अब आप लोग अगली हेडिंग डाल दीजिए, बाटिक कला। आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे बाटिक कला। किसी को पता है बाटिक कला क्या होता है? चलिए बाटिक कला के बारे में बताते हैं, बाटिक क्या होता है। देखिए, जो बाटिक कला होता है, बाटिक चित्रण होता है, यह कपड़ा पर भी होता है और चमड़ा पर, दोनों पर किया जाता है बाटिक कला से चित्रणकार। तो बाटिक करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि मोम को जो है उस पर कपड़े पर चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद रंग को स्टोव पर गर्म कर लिया जाता है या किसी उष्ण से गर्म कर लिया जाता है। रंग को गर्म करने के बाद उस पर लगाया जाता है। वही जो है आपका बाटिक कला कहलाती है। तो बाटिक का अगर पूछा जाए कि बाटिक कला का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था या इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बाटिक कला का जन्म इंडोनेशिया में हुआ था। लेकिन भारत में भी अब कई जगह बाटिक कला प्रचलित में आ गई है, जैसे कि भारत के राजस्थान के जिला जैसलमेर, बाड़मेर और सौराष्ट्र में भी बाटिक कला से काम हो रहे हैं। तो आप लोग फिर से समझिए कि बाटिक कला किसे कहते हैं। बाटिक का मतलब ये होता है कि जो कपड़े एवं चमड़े पर चित्रण कार्य किया जाता है, ये भी बाटिक कला है। तो बाटिक कला में जो चित्रण कार्य किया जाता है कपड़े एवं चमड़े पर, तो सबसे पहले कपड़े पर मोम लगाया जाता है। मोम लगाने के बाद रंग को स्टोव पे गर्म करके उसके ऊपर चित्रण कार्य किया जाता है। इसी इसी को ही क्या बोलते हैं? बाटिक कला बोलते हैं। अब बहुत सारे जगहों पे बाटिक कला को जैसे कि तंजानटिन के नाम से जाना जाता है और जावा के निवासी इसका प्रयोग करते थे। तंजानटिन का प्रयोग जो है जावा के निवासी करते थे। तो आपका ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाटिक कला कपड़े व चमड़े पर किया जाता था। चमड़े पर किया जाता है। जो कपड़े एवं चमड़े पर बाटिक कला किया जाता है, तो सबसे पहले कपड़े पर मोम लगा दिया जाता है। मोम लगा दिया जाता है।
उसके बाद रंग को गर्म करके चित्रण कार्य किया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, बाटिक कला कहते हैं। तो पूछा जाए बाटिक कला का जन्म कहाँ पे हुआ था, या बाटिक कला मुख्य रूप से है कहाँ की, तो इसका जन्म, इसकी शुरुआत जो है इंडोनेशिया से हुई थी। बाटिक कला की शुरुआत इंडोनेशिया से हुआ था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि बाटिक कला किसे कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बंधेज। हेडिंग डालेंगे आप लोग बंधेज। बंधेज हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग बताइए कि क्लास समझ में आया कि नहीं। सोनम जी क्लास समझ में आया। शशि आपको, मनीषा आपको क्लास समझ में आया। ऋचा जी आपको साइजिंग एवं प्राइमिंग समझ में आया। संदीप जी आपको, और पवन जी आपको समझ में आया तैल रंग। चलिए हमें लग रहा है सबके समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो है आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बंधेज। बंधेज कल पढ़ाया जाएगा, और जितना भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप अच्छे से उसको तैयार करते चलिए, उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक। कल 6:15 पे फिर क्लास रहेगी आप लोगों की। अब क्लास एंड किया जाता है।